हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ पनीक्षा भारद्वाज। सो आज के लेक्चर में हम जो है आपकी क्लास 10th का हिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट के जो हमने कंटिन्यू किया हुआ है, यूनिट का नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इसके हमने कुछ क्वेश्चंस पहले वाली वीडियो में किए थे, तो आज मैं आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन करवाऊंगी बिकॉज ये थोड़ा सा लेंथी हो गया, तो हम आज एक ही क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें क्या पूछा हुआ है, थ्रू अ फोकस ऑन एनी टू कंट्रीज। यानी कि आपने चैप्टर पढ़ा, एनी टू कंट्रीज क्यों बोला, आपने चैप्टर पढ़ा, चैप्टर के अंदर आपने बहुत सारी कंट्रीज के नाम देखे, उन्हीं नामों में से कोई दो कंट्रीज़ के आप नाम लो और ये एक्सप्लेन करो कि कैसे वो जो नेशंस थे, कैसे वो जो दो कंट्रीज़ थी वो डेवलप हुई 19th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान। ठीक है, आपने बताना है कैसे वो डेवलप्ड हुई, कैसे उन्होंने अपने आप को फॉर्म किया। तो जो डेवलपमेंट हुई जर्मन और इटालियन नेशंस की 19th सेंचुरी के दौरान वो क्या थी, वो हम अभी देखेंगे। यहाँ पे देखो हमने दो कौन सी कंट्रीज़ ली, पहली तो हमने जर्मनी ली, दूसरी हमने कौन सी ली, इटली। ठीक है, अब हम इनकी जो डेवलपमेंट हुई 19th सेंचुरी के दौरान वो हम देखेंगे। फर्स्ट वन क्या आ जाता है हमारे पास, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। अब क्या हुआ 19th सेंचुरी के मिडल में, यही के मतलब 1847-49 के टाइम पीरियड के दौरान जो प्रेजेंट डे नेशंस थे ना, जर्मनी और इटली। प्रेजेंट डे नेशन क्यों बोला गया है कि उस समय की बात हो रही है, उस समय पे 19th सेंचुरी के दौरान जो प्रेजेंट डे नेशन थे जर्मनी और इटली, उनको फ्रेगमेंट कर दिया गया, यानी कि उनका ब्रेक डाउन कर दिया गया। ब्रेक डाउन करने के बाद उनको अलग अलग रीजन्स और अलग अलग किंगडम्स में क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। फ्रेगमेंटेशन, ब्रेक डाउन करके उनको अलग अलग रीजन्स और अलग अलग किंगडम्स में कन्वर्ट कर दिया गया, उनको बना दिया गया। और उन किंगडम्स और उन रीजन्स के ऊपर रूल कौन कर रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रिंस। ठीक है, या वहाँ पे प्रिंसली रूल जो थे वो क्या होने लगे, शुरू कर दिए गए। अब आगे क्या बोल रहा है, रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग। ठीक है, अपराइजिंग का मतलब ही क्या होता है, रिवॉल्ट्स। तो क्या हुआ 19th सेंचुरी के दौरान पे जो दो तरह के रेवोल्यूशन आप कह सकते हो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए। अपराइजिंग जो थी वहाँ पे बहुत ही फेमस हुई, और वो अपराइजिंग्स या वो रिवॉल्ट जो थे वो किसके थ्रू किए जा रहे थे, एक तो थे आपके मासीस, ये मासी यानी कि वहाँ की लोकल पब्लिक, और दूसरे जो थे वो रेवोल्यूशन जो थे वो किसके द्वारा मतलब चलाए जा रहे थे, एजुकेटेड और लिबरल मिडिल क्लासेस के थ्रू। अब यहाँ पे मिडिल क्लासेस कौन सी थी और ये किससे बिलोंग करती थी, ये जो मिडिल क्लासेस थी ना, ये डिफरेंट जर्मनी के डिफरेंट डिफरेंट रीजन से बिलोंग करती थी, जो कि क्या हुए, इकट्ठे हुए। सो दैट के वो कहाँ इकट्ठे हुए, वो जर्मन नेशनल असेंबली में इकट्ठे हुए 1848 में, सो दैट के वो क्या करें, अपने आप को फॉर्म कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास कि क्या हुआ, उनको जो थी ना, वो जो अब रेवोल्यूशंस कर रहे थे कौन, मासिस, और ये जो मिडिल क्लासेस के लोग थे, एजुकेटेड और लिबरल मिडिल क्लासेस के जो लोग थे, और मासिस जो थी, लोकल पब्लिक जो थी, उनको बहुत सारी अपोजिशन जो थी ना वो फेस करनी पड़ी, किससे फेस करनी पड़ी, एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री से। अब एरिस्टोक्रेसी क्या है, ये आप बोल सकते हो एक तरह की गवर्नमेंट है जिसमें पावर जो है वो नोबल्स के पास होती है। अब नोबल्स क्या है, नोबल्स वो लोग होते हैं जिनको हेरिडिटेरी टाइटल्स या ऑफिस जो है वो मिले होते हैं। ठीक है, यानी कि खानदानी टाइटल्स या खानदानी कोई ऑफिस वगैरह जो है वो पहले से ही बाय बर्थ उनको मिल जाता है, सो दैट के वो आगे मतलब रन कर सके एडमिनिस्ट्रेशन को। तो एरिस्टोक्रेसी जो थी वो एक तरह की गवर्नमेंट थी, और मिलिट्री जो थी इनकी तरफ से जो था उन लोकल मासिस को और उन एजुकेटेड और लिबरल मिडिल क्लासेस को क्या करनी पड़ी, फेस करनी पड़ी ऑपोजिशन। सो दैट जिस वजह से क्या हुआ, उन्होंने अपना सपोर्ट जो था, ठीक है, जो सपोर्ट उनको और लोगों से भी मिल रहा था वो लूज़ कर दिया गया, और एंड में क्या हुआ, उन रेवोल्यूशंस को डिसबैंड कर दिया गया, यानी कि उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई। फिर आता है, ये अभी सिर्फ जर्मनी की बात हो रही थी कि जर्मनी में किस तरह से जो है वो उन्होंने अपने आप को डेवलप्ड किया, फॉर्म किया। अब इटालियन रीजन के अंदर यानी कि 1830s के टाइम पीरियड के दौरान रेवोल्यूशनरीज जैसे कि गुसेप्पे मैज़ीनी जो थे, इन्होंने क्या किया, एक यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक को फॉर्म किया, एस्टैब्लिश किया। ठीक है, इटालियन रिपब्लिक जो थी इसको इकट्ठा किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, हाउएवर द रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ 1831 एंड 1848 फेल टू यूनाइट इटली। दैट मीन्स के कोशिश गुसेप्पे मैज़ीनी जो थे, इन्होंने कोशिश की कि वो इटालियन रिपब्लिक को यूनाइट करे, बट क्या हुआ, जैसे ही वो जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के रेवोल्यूशन जो चल रहे थे ना, जैसे कि 1831 का एक रेवोल्यूशन था, 1848 का रेवोल्यूशन था, इन रेवोल्यूशन, ये जो रेवोल्यूशन थे ये फेल हो गए थे, और इन रेवोल्यूशंस के फेल होने की वजह से जो गुसेप्पे मैज़ीनी जो थे उन्होंने इटली को यूनाइट करने में असमर्थ रहे। ठीक है, फिर क्या आता है हमारे पास थर्ड पॉइंट, यूनिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ द आर्मी।
अब कैसे उन्होंने आपको यूनाइट किया, अपने आप को इकट्ठा किया आर्मी की हेल्प की वजह से, कि इन्होंने जर्मनी और इटली ने कैसे अपने आप को क्या किया, इकट्ठा किया, अपनी जो नेशन स्टेट थी वो कैसे फॉर्म की। तो क्या हुआ, जैसे ही रेवोल्यूशंस फेल्ड हुए 1841 का और 1848 के रेवोल्यूशन जो थे वो फेल हो गए, जो प्रोसेस था ना जर्मनी और इटालियन यूनिफिकेशन का, उसको किसने कंटिन्यू किया, उसको किसने आगे कामयाब किया, बोल सकते हो, उसको आगे किसने चलाया, तो एरिस्टोक्रेसी और जर्मनी की आर्मी ने। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी मैंने आपको अभी बताया। तो जैसे ही वो रेवोल्यूशंस फेल हो गए, वो रेवोल्यूशंस अपनी सक्सेस तक नहीं पहुंचे, तो जो प्रोसेस था ना जर्मन और इटालियन यूनिफिकेशन का, उसको एरिस्टोक्रेसी ने जो था वो क्या किया, कंटिन्यू किया, और साथ ही साथ में जर्मन की आर्मी ने भी उसको क्या किया, कंटिन्यू किया। जर्मन की जो आर्मी है उसने किसके साथ मिलके, पर्शियन चीफ मिनिस्टर थे ओटो वॉन बिस्मार्क, इसके साथ मिलकर जो थी वो क्या की, जर्मन की यूनिफिकेशन की। और ओटो वॉन बिस्मार्क जो थे उन्होंने पर्शियन आर्मी का भी क्या किया, साथ लिया, सो दैट कि वो जर्मन की क्या कर सके, यूनिफिकेशन कर सके। ठीक है, ये मैंने आपको क्वेश्चन भी पढ़ाया था जब मैंने आपको बताया था आपने जर्मन की यूनिफिकेशन के जो प्रोसेस था, जब वो आपने उस क्वेश्चन को पढ़ा था, ठीक है, कि जर्मन की यूनिफिकेशन को प्रोसेस को पूरा एक्सप्लेन करो, तो उसमें मैंने आपको पूरा बताया था। तो क्या हुआ, एरिस्टोक्रेसी आर्मी, जर्मन की आर्मी, पर्शियन आर्मी एंड पर्शियन का चीफ मिनिस्टर, इन सब ने मिलके क्या किया, जर्मन की यूनिफिकेशन की। सो दैट के 1871 में क्या हुआ, जर्मन एम्पायर को प्रोक्लेम्ड कर दिया, यानी कि ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि जर्मन एक क्या है, अब नेशन स्टेट बन चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद अब इटली की बात है, जर्मनी का तो हो गया, जर्मनी ऑफिशियली जो है वो अनाउंस हो गया कि 1871 में जर्मनी जो है वो क्या बन चुकी है, एक नेशन स्टेट बन चुकी है। अब इटली जो है वो कैसे 19वीं सेंचुरी के दौरान जो है वो एक नेशन स्टेट बनी, तो इटालियन स्टेट जो है उसने भी सिमिलर रोल जो था वो प्ले किया, जैसे कि पर्शिया की आर्मी ने प्ले किया, वैसे ही रोल जो है वो इटालियन स्टेट के आर्मी ने भी किया। यहाँ पे थे आपके काउंट कैमिलियो दी कैवियोर, ठीक है, ये चीफ मिनिस्टर थे। इन्होंने क्या किया, मूवमेंट्स कुछ लेड की, सो दैट कि ये क्या कर सके, 19वीं सेंचुरी के दौरान पे इटली की स्टेट्स को जो सेपरेट हुई थी उनको यूनाइट कर सके। और उन्होंने किसकी हेल्प के साथ, इटली की आर्मी की हेल्प ली, और साथ ही साथ में अलाइंसेस थी, अलाइंसेस ऑफ फ्रांस। ठीक है, अलाइंसेस क्या होता है, एक एसोसिएशन होती है जिसको फॉर्म किया जाता है म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, और ये एसोसिएशन जो है ये बिटवीन कंट्रीज़ के फॉर्म की जाती है। ठीक है, सो दैट कि वो क्या कर सके, म्यूचुअल बेनिफिट जो है वो अचीव कर सके। क्या हुआ, इटालियन स्टेट ने भी सिमिलर रोल जो था, जैसे पर्शिया की जर्मनी को के प्रोसेस को या जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए जो प्रोसेस चलाया गया, वही सेम प्रोसेस जो था वो इटालियन स्टेट ने भी चलाया, जिसमें काउंट कैमिलियो डी कैवियोर जो थे, ये चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने क्या किया, मूवमेंट्स चलाई, सो दैट कि ये जो डिफरेंट स्टेट्स हुई थी ना, यानी कि इटली को फ्रेगमेंट कर दिया था उसके डिफरेंट रीजन्स और किंगडम्स में, तो उन डिफरेंट रीजन्स और किंगडम्स को क्या किया, इसने मूवमेंट चला के यूनाइट किया, किसकी, इटली की आर्मी के साथ, इसने मतलब इटली की आर्मी की हेल्प ली, और साथ ही साथ में फ्रांस के अलायंसेस की इसने हेल्प ली, सो दैट कि इटालियन नेशन को 1861 में भी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया कि इटली जो है ये भी एक क्या है, नेशन स्टेट बन गया था। तो ये रहा आपका आज का लेक्चर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके बताएं कि अगर आपको किसी भी तरह को कोई डाउट है तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, सो दैट कि मैं आपके डाउट जो है वो क्लियर कर सकूँ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।